लास्ट में माइक रख दें। लास्ट में आपने क्या लिखा था? हाँ, सेबाइन ने कहा ना। हाँ, आगे लिख लीजिए। आपको एक बात याद दिला दें कि जब आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या राजनीतिक बाध्यता का सीधा सा मतलब है कि राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य की उपयोगिता क्या है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि राज्य न होगा तो जीवन कैसा होगा, दैट इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसी बात को हम कहें कि हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। तो जैसे भी आप कहें कि राज्य की उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है, हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। क्या लिखा आपने? हाँ, सेबाइन ने कहा कि हॉब्स मूलतः व्यक्तिवादी विचारक है। Sabine said that Hobbes is in fact an individualist thinker. Hobbes मूलतः एक व्यक्तिवादी विचारक है। is an individualist thinker जिसने 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 व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया। He was in favor of a strong state for self-preservation. उसने व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया। यानी अगर कहा जाए पावरफुल स्टेट और एब्सोल्यूटिज्म इज ए मीन्स इन हॉब्स। हॉब्स के विचार में शक्तिशाली राज्य साधन है। एंड व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म। तो ये हमने आपको बताया था कि इसमें दोनों प्रवृत्तियां हैं, व्यक्तिवाद भी है और शक्तिशाली राजा का विचार भी है। तो सवाल होता है कि पहले क्या है। तो जब कहा जाता है पहले क्या है तो हम कहेंगे व्यक्तिवादी, क्योंकि सेबाइन ने ऐसा कहा है। अब खास तौर पर देखेंगे ऐसे मामलों पे हम स्कॉलर को ही रेफरेंस करते हैं, उसमें हमारा मानना क्या है दैट डजंट मैटर। इसे कई बार आप देखते हैं कि लोग आंसर करते हैं कि अपना विचार लिखिए। अपना विचार का मतलब है कुछ बारे में, जैसे कई बार टैग क्या होता है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है कि उससे कितने विद्वानों के विचार हैं और किसको आप ठीक मानते हैं, विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड। तो सेबाइन की ये बात ज्यादा स्वीकृत है, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड, कि हॉब्स पहली प्राथमिकता व्यक्ति को ही देता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन के लिए राज्य सरकार तो होना ही चाहिए। और उसने कहा कि नहीं भाई, राज्य सरकार नहीं बल्कि देयर शुड बी मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट, ये बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए उसे सेबाइन ने कहा व्यक्तिवादी है। अगला पॉइंट, हैकर ने कहा, HACKER, हैकर। हैकर ने उसके बारे में कहा कि हॉब्स का मनोविज्ञान व्यक्तिवादी है। द साइकोलॉजी ऑफ हॉब्स इज एन इंडिविजुअलिस्ट। हॉब्स का मनोविज्ञान व्यक्तिवादी है। अच्छा, मनोविज्ञान व्यक्तिवादी क्यों है? क्योंकि मानव स्वभाव की बात करता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करता है। जैसे कि
जब कहते हैं कि जान है तो जहान है, दैट इज ए साइकोलॉजी ऑफ हॉब्स, दैट इज ए इंडिविजुअलिस्ट, व्यक्तिवादी है। लेकिन उसका राजनीतिक विचार पूर्ण सत्तावादी है, एब्सोल्यूटिस्ट है। बट द पॉलिटिकल थॉट ऑफ हॉब्स इज एन एब्सोल्यूटिस्ट। उसका राजनीतिक विचार पूर्ण सत्तावादी है, एब्सोल्यूटिस्ट है। इसका मतलब है कि दोनों कुल मिला के मानते हैं कि हॉब्स इज एन इंडिविजुअलिस्ट, यानी मनोविज्ञान व्यक्तिवादी होने का मतलब है कि मनोविज्ञान का मतलब है कि उसके मानव स्वभाव कैसा है। अब साइकोलॉजी मीन्स दैट ह्यूमन, मानव स्वभाव कैसा है तो अपने स्वार्थ की बात करता है, जीवन की रक्षा की बात करता है। तो हॉब्स के चिंतन में समुदाय की भलाई है, खुद की चिंता है। खुद की चिंता है कि नहीं? तो आप देखेंगे यूनानी युग और आधुनिक युग में कितना बड़ा फर्क आ गया। ग्रीक एज ह्यूमन नेचर विद मॉरल, समुदाय की भलाई करो, हॉब्स में नहीं है। हॉब्स में खुद की भलाई, देयरफॉर साइकोलॉजी इज इंडिविजुअलिस्ट। मनोविज्ञान व्यक्तिवादी होने का मतलब है व्यक्ति की तो अपनी चिंता है, पड़ोसी की, समुदाय की उसी चिंता नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, लेकिन राजनीतिक विचार पूर्ण सत्तावादी है। इसका मतलब ही नेवर सपोर्टेड इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद में वो किसी प्राथमिक देता है। लेकिन कल हमने हेडिंग शुरू किया था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, हेडिंग तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थी। इसी बारे में यही विचार आपको बता दिया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में। इसका मतलब हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। तो अगला हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग चेंज कर लीजिए, राजनीतिक बाध्यता का आधार। व्हाट आर द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। राजनीतिक बाध्यता का आधार, व्हाट इज द बेस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। राजनीतिक बाध्यता का आधार क्या है, बेस क्या है। और इसमें दो स्कॉलर को आपको बता दें। पहला माइकल ओकशॉट और मिशेल ओकशॉट, MICHEL, क्या कह रहे हो? बोर्ड भीग गया है क्या? बोर्ड भीगा हुआ है ना। तो माइकल ओकशॉट, तो माइकल ओकशॉट ने क्या कहा, OAKSHOTT। माइकल ओकशॉट ने कहा, माइकल और मिशेल ओकशॉट MICHEL OAKSHOTT, माइकल ओकशॉट। माइकल ओकशॉट ने कहा कि व्यक्ति के द्वारा राज्य की आज्ञा पालन, व्यक्ति के द्वारा राज्य की आज्ञा पालन राज्य की आज्ञा पालन के कारण निम्नलिखित है। व्यक्ति के द्वारा राज्य की आज्ञा पालन के कारण निम्नलिखित है। Then why
individual should obey the order of state. Even he told the following reasons. उसने कारण बताया कि व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो माइकल ओकशॉट ने कहा कि देयर इज अ फर्स्ट रीजन, तार्किक कारण है, रेशनल। फर्स्ट इज रेशनल, सेकेंड इज मॉरल एंड थर्ड इज फिजिकल। माइकल ओकशॉट ने कहा किसी व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, उसके पीछे उसने कहा हॉब्स में 3 आधार दिखते हैं कि हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करें। तो फर्स्ट तार्किक कारण है, रेशनल का मतलब तार्किक, मॉरल का मतलब नैतिक, और फिजिकल का मतलब क्या है, भौतिक या शारीरिक। माइकल ओकशॉट ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के 3 बेस बताए हैं कि वाई वी शुड ओबे द ऑर्डर ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मूल मतलब है कि राज्य की आवश्यकता क्यों है, राज्य की उपयोगिता क्यों है, हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। दैट इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो उसने कहा क्या, रेशनल का मतलब क्या है, पहला तार्किक के मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में इच्छाओं के अलावा विवेक भी होता है। Apart from desire, there is reason too in individuals. व्यक्ति में इच्छाओं के अलावा विवेक भी होता है। Even there is reason too in apart from desires. हर व्यक्ति में विवेक, हर व्यक्ति में विवेक होता है, इच्छाएं तो अनंत है। विवेक क्या बताता है, इच्छा बताती है, इच्छा बताती है कि हमें फिर क्या हमारी इच्छा का मतलब है कि सारी दुनिया हमको मिल जाए। लेकिन विवेक क्या बताता है, जिसके घर शीशे के बने होते हैं दूसरे के घर आवाज आ रही है। तो विवेक का मतलब क्या है। अब देखिए इच्छा की क्या है कि मुझे पूरा पैर फैलाकर, दैट इज योर डिजायर। लेकिन विवेक क्या करता है कि अगर पीछे वाला पैर फैलाएगा, सब पैर फैलाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा। इच्छा क्या कहती है कि जो सबसे अच्छा मोबाइल है मेरा हो जाए। विवेक क्या कहता है कि अगर सब लोग ऐसे दूसरे का सामान छीनने लगेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। तो विवेक आधुनिक की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग द रीजन। और खासतौर पे देखेंगे, पहले मैंने बता दिया था कि आधुनिक युग की 3 मूल पहचान है। आवाज आ रही है। तो विवेक का मतलब होता है कि
अगर हम अनियंत्रित इच्छा को पूरा करेंगे तो किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो पहला कारण क्या लिखा आपने? पहला कारण क्या है? विवेक। लास्ट में क्या लिखा? व्यक्ति में विवेक भी होता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? और इसमें आवाज आ रही है? व्यक्ति में इच्छा के अलावा विवेक भी होता है। विवेक को उसने एक स्पेशल नाम दिया है। आगे लिख लीजिए। हॉब्स ने इस विवेक को प्राकृतिक विधि का नाम दिया है। फॉर हॉब्स इट इज ए नेचुरल लॉ। इस विवेक को उसने प्राकृतिक विधि का नाम दिया है। फॉर हॉर्स इट इज ए नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ को प्राकृतिक विधि को एक और शब्द में व्यक्त करता है कि लॉ प्रूडेंस। प्राकृतिक विधि का मतलब है बुद्धिमत्ता का नियम, विवेक का नियम। इसका मतलब जो कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं गया है, बल्कि मानवीय समझ पर आधारित है। मानवीय विवेक का मूल आधार है जिसे हर व्यक्ति जानता है। जैसे कि हर व्यक्ति जानता है दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें खराब लगे, ये कहीं लिखा नहीं गया है। दैट इज ए नेचुरल लॉ। ये प्राकृतिक विधि है। अब प्राकृतिक का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वरी। कई बार प्राकृतिक शब्द से ये बात होती है कि ईश्वरीय विधि या कुछ ऐसा सार्वभौमिक विधि, मध्यकालीन विधि, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक विधि का सिंपल सा मतलब है कि लॉ प्रूडेंस, विवेक का नियम, बुद्धिमत्ता का नियम। और विवेक बुद्धिमत्ता का नियम क्या है? जान बचाए रखना जरूरी है, और जान बचाए रखने के लिए सरकार होनी चाहिए। अन्यथा हर व्यक्ति बिल्कुल सोचेगा कि आजादी उसको होनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति आजादी की मांग करेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी एनार्की, अराजकता पैदा होगी, और अराजकता में किसी की आजादी नहीं मिलेगी। ये मानव के विवेक ने बताया। तो अगला पॉइंट, इसीलिए उसने कहा कि राज्य और सरकार के निर्माण का मूल कारण व्यक्ति की
व्यक्ति की तार्किक इच्छा है। व्यक्ति की तार्किक इच्छा है जिससे वह जीवन को बचाना चाहता है, एंड दैट इज ए रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। व्यक्ति की तार्किक इच्छा है जिससे वो जीवन को बचाए रखना चाहता है, दैट इज ए रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। एक बात आप याद रखिए, एक होता है आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन, उसने उसके आगे क्या नाम लगा दिया? रेशनल। यानी जीवन को बचाए रखने की इच्छा तो मानव में जन्मजात है। यहां तक कि आप देखेंगे पशु भी अपने जीवन को बचाए रखने की इच्छा करते हैं, लेकिन पशुओं का, यहां तक कि आप किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो दे वांट टू प्रिजर्व देयर सेल्फ। लेकिन पशुओं में क्या नहीं होता, इसलिए आज तक पशु राज्य सरकार का निर्माण नहीं कर पाए। एनिमल्स couldn't discover the state and government। इसलिए हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि सरकार रहेगी, राज्य रहेगा, सरकार और राज्य के उपस्थिति में व्यक्ति का जीवन बना रहेगा। दिवस सरकार और राज्य की उपस्थिति में, सरकार और राज्य के कारण व्यक्ति का जीवन बना रहेगा, दैट इज रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये कारण है। इसलिए अगर राज्य न होगा तो रिजल्ट, अगर राज्य न होगा तो कारण क्या होगा? हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। राज्य नहीं हो तो क्या होगा? जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और जब जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा तो बाकी सब चीजें मिलने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि, आप फिर कहेंगे कि राज्य का निर्माण करके क्या व्यक्ति का स्वभाव बदल गया? उत्तर नहीं। राज्य के निर्माण के द्वारा व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदला। व्यक्ति पहले था और दिवस चला गया। कितनी बार कहेंगे उसको? राज्य के निर्माण के कारण उसका स्वभाव नहीं बदला, बल्कि राज्य के निर्माण से स्वभाव उसका वही है। पहले भी स्वार्थी था, अभी भी स्वार्थी है, लेकिन राज्य के निर्माण से उसका स्वार्थ लंबे समय में पूरा हो सकता है। दैट इज ए रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? तार्किक इच्छा को पूरी करने के लिए। इसलिए कई बार कई स्कॉलर ने इसी बात को लिखा हुआ है कि राज्य का निर्माण क्यों किया गया? रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपनी शब्दों का ही तो अंतर है। अपनी बात को, जीवन को दीर्घकालिक रूप में बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है? तार्किक। तो राज्य सरकार क्यों बना? इच्छा पूरी करने के लिए। अगला पॉइंट, नहीं चल रहा। रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन अगला। अब है मॉरल। मॉरल का मतलब है कि व्यक्तियों ने आपसी सहमति के द्वारा यह सुनिश्चित किया कि वे अपने कुछ अधिकारों को छोड़ेंगे। दे आर वेरी मच विलिंग टू अबैंडन देयर फ्यू राइट्स। दे आर वेरी मच विलिंग टू अबैंडन देयर फ्यू राइट्स। उन्होंने आपसी समझौता किया कि अपने कुछ अधिकार को छोड़ेंगे। और कुछ अधिकार के छोड़ने का मतलब क्या है? आप ये देखिए, जब राज्य सरकार नहीं थी तो हर व्यक्ति को हर अधिकार था। राज्य सरकार नहीं हुए तो व्यक्ति जो चाहे वो कर ले।
लेकिन जैसे राज्य सरकार बनी तो व्यक्ति को कुछ न कुछ देना पड़ा, अपना कुछ अधिकार तो राज्य को दे देना पड़ा। तो राज्य के निर्माण के बाद इसका मतलब व्यक्तियों ने अपनी स्वार्थ के कुछ अंश तो दे दिए, नहीं तो राज्य सरकार बनती नहीं। हर व्यक्ति का कहना भाई हम कुछ भी नहीं देंगे, दैट वाज अ मॉरल। यद्यप हॉब्स में मॉरलिटी कहीं नहीं है, हॉब्स में नैतिकता ऐसी कोई बात ही नहीं है, भौतिकवादी है वो। लेकिन माइकल ओशॉट ने बात कही, माइकल ओशॉट ने कहा हॉब्स का पूरा विचार देखा जाए तो समझौते का मूल आधार क्या है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज पीपल हैड अबैंडन्ड देयर फ्यू राइट्स। तभी तो राज्य का निर्माण हो पाया, नहीं तो राज्य बनता ही नहीं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति ने, बहुत सीधी सी बात कहते हैं भाई हम ट्रैफिक पुलिस की कोई आज्ञा पालन करेंगे तभी तो राज्य सरकार आएगा। अब हर कहेगा ना भाई हम ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं मानेंगे, लॉ नहीं मानेंगे, तो फिर राज्य सरकार की बात खत्म हो जाएगी। दैट इज सॉर्ट ऑफ मॉरलिटी, भले ही बल से ही प्रयोग किया जाए, लेकिन है तो इसलिए राज्य आवश्यक है, यही तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। तो वाई देयर इज नीड ऑफ स्टेट, और राज्य बना क्यों? तीसरा फिजिकल, राज्य के निर्माण से आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य के निर्माण से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है। State provide the security of a physical life. राज्य के निर्माण से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, यूनानी युग से यूनान के एरिस्टोटल के स्टेट और हॉब्स के स्टेट में आपको क्या फर्क दिख रहा है? आपने दोनों पढ़ लिया, एरिस्टोटल के स्टेट और हॉब्स के स्टेट में क्या फर्क दिख रहा है? एक बात याद रखिए, एरिस्टोटल प्लेटो का तो व्यक्ति को नैतिक बनाना है, यहां सिक्योरिटी। राज्य का काम व्यक्ति को नैतिक बनाना है नहीं। तो हाँ, नैतिकता से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राज्य का काम व्यक्ति को नैतिक बनाना नहीं है, लेकिन स्वार्थी व्यक्तियों ने अपने कुछ अधिकार छोड़ दिए सामाजिक व्यवस्था के लिए। आप देखिए, मान लीजिए कि हम हॉस्टल में कोई एक ग्रुप बना लेते हैं कि कोई कमेटी बन जाए, उसमें कुछ, अब हमने कहा कि हॉस्टल की सुरक्षा के लिए सब लोग 100 रुपए देंगे, दिया, दैट इज सॉर्ट ऑफ मॉरल क्या आपने, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है कि भाई हमारी भी सिक्योरिटी रहेगी, उसमें आपका ही इंटरेस्ट है। टैक्स देना एक प्रकार का, सरकार को हम टैक्स देते हैं तो भाई कुछ देना इज सॉर्ट ऑफ मॉरलिटी, लेकिन उससे हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। तो आधुनिक युग का राज्य नैतिक बनाने की संस्था है या सुरक्षा देने की संस्था है? सुरक्षा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आधुनिक युग में। स्टेट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये आधुनिक युग की प्रवृत्ति है। लास्ट में अगला पॉइंट है, माइकल ओशॉट ने यही कहा है, लास्ट में बता वारेंडर ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में कहा है। What was said by the Warrender? WARRANDER, Warrender। तो वारेंडर ने कहा है कि राज्य की आज्ञा के पालन का राज्य की आज्ञा के पालन का मूल कारण, द बेसिक रीजन बिहाइंड द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राज्य की आज्ञा के पालन का मूल कारण, और उसी का नाम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। मूल कारण व्यक्ति का विवेक और उसकी बुद्धिमत्ता है। वही बात जो उसने पहले कही थी, व्यक्ति का विवेक, द रीजन और नेचुरल लॉ इज बेसिक कॉज बिहाइंड फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ स्टेट।
विवेक या जो प्राकृतिक नियम है वही राज्य के बने रहने का मूल कारण है। यानी कुल मिलाकर अगर इन सारी विद्वानों की बातों को एक लाइन में कहें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेस क्या है, हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? राज्य रहेगा, जीवन बचा रहेगा, नंबर 1। राज्य रहेगा, सुरक्षा रहेगी, नंबर 2। और व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। जान है तो जान है, उस जान को बचाए रखने के लिए सरकार आवश्यक है नहीं? आवश्यक। अगला हेडिंग, हॉब्स के चिंतन में स्वतंत्रता का विचार। अगर यहां तक हमने, जब भी हम कोई चीज एक्सप्लेन, आपको कोई बात समझ में आए तो वहां पे पूछ लिया करिए। हॉब्स के चिंतन में स्वतंत्रता का विचार, द नोशन ऑफ लिबर्टी इन हॉब्सियन थॉट। बताइए। हॉब्स के बारे में कहेंगे, खुद के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हॉब्स के बारे में जब किसी विचार को बता रहे तो वो अपने बारे में क्या कहेंगे? वो दे आर कमेंटिंग ओवर हॉब्स। हाँ, हॉब्स के विचारों पे कमेंट कर रहे हैं। मॉरलिटी है ही नहीं है, यही बात आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कितनी बार इसको एम्फेसाइज किया। इसलिए एक बार हम कोई बात बताते, अच्छा थोड़ा सा इसको ध्यान से आप सुनिए। अरे मॉरलिटी का मतलब है कि व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन राज्य सरकार बंद, हमने कितने एग्जाम्पल दिया। हॉस्टल में आप लोग मान लो कोई सामूहिक काम कर रहे हैं तो इसमें सबकी भलाई है, इसे हॉब्स के चिंतन मॉरलिटी ही नहीं है। लेकिन मैकियावेली कंपेरिजन कर देंगे, वो भी चिंता मत करो, लास्ट में कंपेरिजन कर देंगे। लॉ ही हुआ। हाँ, क्या अलग अलग है? नहीं, आपने, आप प्रश्न भी कंफ्यूज कर रही हो। आपने मेरी बात, प्रश्न ही कंफ्यूज है आपका। पूछना क्या चाहती हो बताओ? मैं केवल इस कंपेरिजन करना, जस्ट वेट, तब मैं आपको बता देंगे। थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन अच्छा, ये तो कंफ्यूजन इससे नहीं हुआ कि हॉब्स मॉरलिटी को मानता है। अरे भाई, सीधी सी बात है। एक बात याद रखिए, इसमें मॉरलिटी क्या है? रूममेट के साथ आप रह रहे हैं, मॉरलिटी है क्या इसमें? फायदा है कि मॉरलिटी है? रूममेट को, रूम किराएदार अपने साथी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अकेले 3000 रुपए दे रहा है, कोई आ जाएगा 1500 रुपए हो जाएगा। कुका पैसा साला अकेले दे रहे हैं, 2 लोग खाना मिलकर बंद ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज बेस्ड ऑन रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। मॉरलिटी इसमें क्या है? आप पार्टनर क्यों ढूंढते हो? पार्टनर रूममेट, लोग कहते नीड अ फ्लैट पार्टनर, तो कोई अकेले किराया नहीं दिया जाता रहा। यही हॉब्स ने कहा, मॉरलिटी तो यही नहीं है। वो तो ये है कि बर्डन थोड़ा शेयर कर लें। खर्चा ज्यादा हो रहा है, पार्टनर आ जाएगा, आधा बियर कर लेगा, बस इतना ही है। कभी चाय वो पिला दे, कभी चाय हम पिला देंगे। हम किसी को चाय पिलाते हैं, मॉरलिटी है, लेकिन सोच के अगला पिलाएगा मुझे। नथिंग इज मॉरलिटी। अब इसमें दिखता है कि आधार मॉरल है नहीं? है नहीं? बात स्पष्ट है? अगला है लिबर्टी। अच्छा, जब मैं कहूं कि स्वतंत्रता का विचार, तो सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है, सामान लग रहा है? जब मैं कह रहा हूं कि हॉब्स के चिंतन में स्वतंत्रता का विचार, तो ये सुनने में आप कुछ अटपटा लगा या सामान लगा? क्या? किसको अटपटा लगा? क्यों? क्यों ऐसा लगा? सही बात। एक तरफ राज्य को इतना तानाशाही बना रहा है, निरंकुश बना रहा है, और तानाशाही निरंकुश राज्य में स्वतंत्रता का विचार ऐसा जैसे किम इन जून के शासन में कोई स्वतंत्रता की बात करे, तो देखने में ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन और कहा भी जाता है, हॉब्स ने कहा देखो भाई हमारे पास 2 ऑप्शन है। हॉब्स ने 4 ऑप्शन नहीं रखे। यूपीएससी में 4 ऑप्शन आते हैं, हॉब्स पर 2 ऑप्शन था। पहला, एक स्थिति है एनार्की, जहां सरकार नहीं है, राज्य नहीं है, जहां जंगल का नियम है, माइट इज राइट है, पहली कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है अ पावरफुल स्टेट, निरंकुश राजा।
बताइए किसमें आप रहना चाहेंगे? व्हाट इज मोर रेशनल? किसमें? उसने ये कहा, बुद्धिमत्ता बताती है कि यहां क्यों रहना चाहेंगे? क्योंकि जान है, क्योंकि यहां पे एनार्की में, जहां राज्य नहीं है, सरकार नहीं है, पता नहीं कब मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो हॉब्स ने कहा देखो भाई ऑप्शन 2 है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। उसने कहा पावरफुल स्टेट, उसने कहा कमजोर राज्य होने का मतलब होता है खत्म हो जाना, राज्य की शक्ति को डिवाइड होने का मतलब होता है राज्य की शक्ति बर्बाद कर देना, यानी डिवाइडेड पावर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, इट्स मोनोलिथिक यूनिफाइड। ऑप्शन 2 था। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो आपको जिस लगे स्वतंत्रता की बात कैसे हो सकती है यार, इतना पावरफुल स्टेट बता रहा है। लेकिन उसने कहा है स्वतंत्रता के बारे में, बड़ा दिलचस्प है। अच्छा अभी बताइए पावरफुल स्टेट, अच्छा आज का स्टेट कम पावरफुल है क्या? ये पता लगेगा राजा नहीं है। आज का स्टेट इलेक्टेड है, मोदी कम पावरफुल लीडर हैं क्या? यानी एक बड़ी अजीब सी बात है। उसने संप्रभुता की बात की, पावरफुल लीडर की बात कही। पावरफुल लीडर आजादी में, अगर पावरफुल लीडर का होना आजादी को खत्म कर देने जैसा है, ऐसा है तो होता नहीं। और सच पूछिए पावरफुल अगर पुलिस रहेगी, राज्य के शक्तिशाली होने, सेना शक्तिशाली होना, पुलिस का शक्तिशाली होना, अब जाके देखिए यूएई में, यूएस में स्टेट इज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, लेकिन राज्य लोगों को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है दूसरा मुझे नहीं बताएगा मुझे क्लास में आना ही नहीं आना है। आज बारिश से मेरा बारिश देखने का मन कर रहा था, मैं नहीं आऊंगा। अब इसमें राजा ने कहा मना किया क्लास आना जरूरी है। भाई आजादी का मतलब क्या है? और कई लोगों को आजादी थी भीख के आए, कुछ लोगों ने सोचा कि भीख के चलते हैं, राज्य ने मना किया। किसी पुलिस वाले ने कहा भीख क्यों रहे हो, तब भी जुकाम हो जाएगी। शक्तिशाली राजा के होने से आजादी छिनती कहां है? एक बात याद रखिए, लेवायथा ने कहा बस मेरे रास्ते पर मत आना, जहां मैं कह दूंगा आना जाना मना है। इसका मतलब आजादी कहां तक मिलेगी? जहां तक ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ नहीं उठाया। ट्रैफिक पुलिस ने हाथ उठा दिए रुक जाइए, उसके बाद नहीं कहेंगे। और अगर विधि का नियम है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाइए तो हेलमेट पहन के चलाइए। राज्य कभी भी आपके जीवन को रेगुलेट करेगा। तो अब बताइए कैसी आजादी चाहिए? जहां कोई रेगुलेटिंग एजेंसी ना हो, या जहां कोई रेगुलेटिंग एजेंसी हो। अब तय कर लीजिए यहां की आजादी कैसी है। कभी कभी दोस्तों हम लोग वैसे रोमांटिक हो जाते थे, सोचते थे कि जस्ट लुक द बर्ड्स आर मोर एंजॉइंग द लिबर्टी, दे आर मोर फ्री। कहीं भी होता है उड़ जाती हैं कहीं भी। सच पूछिए चिड़िया की आजादी सही आजादी नहीं, क्योंकि बाज हमेशा निगाह लगाए रखता है, जहां दांव पाया खिसका दिया। और पैरट को कोई एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। वाइल्ड लाइफ में क्या चलता है? माइट इज राइट, माइट इज राइट। भाई वाइल्ड लाइफ है तो माइट इज राइट चलता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ में ज्यादा आजादी है या ह्यूमन लाइफ में? क्यों क्यों? राज्य सरकार का। तो कई लोग कहते हैं कि हॉब्स का विरोधी था, ऐसा है नहीं। हाँ ये बात अलग है कि जो आजकल लोकतांत्रिक राज्यों में आजादी मिलती है वो नहीं थी। कोई राजा के खिलाफ जाने का मतलब नहीं है। जहां राजा ने तलवार उठा ली वहां रुक जाइए। अच्छा बार बार अब मान लीजिए हम शक्तिशाली राज्य की बात करें, राजा के हाथ में तलवार होता था तो कई बार लोग उपमात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। फिलोसफर्स ऑलवेज यूज द मेटाफोरिकल टर्म्स लाइक विदाउट सोर्ड लॉ इज मीनिंगलेस, विदाउट सोर्ड लिबर्टी मीनिंगलेस। जहां तलवार नहीं है न वहां स्वतंत्रता है न वहां कुछ भी है। तलवार होने का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले राजा के हाथ में तलवार हुआ करती थी, गन नहीं हुई। गन तो दैट इज रिसेंट डिस्कवरी। अब तो राजा की सिक्योरिटी अलग चलती है। तो राजा के हाथ में तलवार होने का मतलब है एसपीजी होना। हम मोदी प्यार करते हैं, एसपीजी कारण डरते हैं। पुलिस की बात क्यों मानते हैं? डरते हैं। इसलिए डंडा मानव को नियंत्रित करने की मूल शक्ति क्या है? सॉर्ड, तलवार। तो तलवार शब्द का मतलब लॉ, तलवार शब्द का मतलब स्टेट। तो कई बार शॉर्ट नोट्स में ऐसे मेटाफोरिकल टर्म होंगे, लिखना आपको वही है लेकिन उसके मतलब बदल जाते हैं। तो शब्दों का हेर फेर करके देखते हैं। तो हॉब्स इन लिबर्टी के बारे में कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्या कहा उसने? पहला
हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। अच्छा, खास बात, अब विधि का मौन रहना या स्टेट का मौन, विधि का मौन रहना या तलवार का मौन रहना। एक बात याद रखिए, साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी और एब्सेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। अच्छा, विधि न रहे तो भी आजादी मिलेगी क्या? आप बताइए। इसका मतलब है, अब अगर हम हॉब्स की एनालॉजी का प्रयोग करें, बिकॉज हॉब्स यूटिलाइज द फिजिक्स, ज्योमेट्री, जब व्यक्ति बाइक से जा रहा है तो अणु की तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कब होना चाहिए? अगर मान लीजिए साइलेंस ऑफ लिबर्टी नॉट द एब्सेंस ऑफ लॉ, विधि नहीं रहेगी तो क्या होगा? अब देखिए, लॉजिकल है, रटने की बात नहीं है। विधि नहीं तो राज्य नहीं, विधि नहीं तो संविधान नहीं, विधि नहीं सरकार नहीं, और एब्सेंस ऑफ लॉ मीन्स एनार्की। भाई अगर तो ये अब ये रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक समझ होनी चाहिए कि विधि बनती कैसे है। राज्य से है विधि है, संविधान से विधि है। तो जब विधि नहीं है तो न राज्य होगा, न संविधान होगा, न सरकार होगी, एंड नीदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, नथिंग एग्जिस्ट। और उस समय अराजकता होगी, अराजकता होगी, जंगल का नियम होगा, तो कभी भी कोई मार दिया जाएगा। इसलिए उसने क्या कहा? साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी रादर देन एब्सेंस ऑफ लॉ। ये बात ध्यान में रखने की है। तो शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं, और हम आपको बार बार देखें, फिलोसफी पढ़ने का फायदा क्या होता है? भाई इथिक्स में चीज होता ही है, आपको रटने वाली प्रवृत्ति नहीं, समझने वाली प्रवृत्ति का विकास होता है। ये बहुत जरूरी एग्जाम पास करने के लिए। आप यकीन मानिएगा, कई बार सीसेट, कुछ लोग कहते हैं सीसेट का पैसेज में समझ में नहीं आया, इसका मतलब वैचारिक रूप में भी आप कमजोर है। आइडियोलॉजिकली यू आर स्ट्रांग इनफ। अदरवाइज अगर सी बात नहीं कि प्रश्न भी वहीं दिया गया, उत्तर भी वहीं दिया गया है, इससे सरल एग्जाम कोई हो सकता है? किसी बच्चे को बताएंगे प्रश्न भी वही है, उत्तर भी कहेंगे यार ये तो दैट इज इजीएस्ट एग्जामिनेशन। उसके बाद समझ क्यों नहीं आता? विचार मजबूत होना चाहिए, रटने की क्षमता, विचार। और जब विचार मजबूत नहीं होगा ऐसे कभी लिख ही नहीं पाएंगे। अभी मेरी बात प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा। इससे हमेशा वैचारिक होना चाहिए। पेपर पढ़िए, हर जगह भाई केवल थिंकर तक अप्रोच नहीं होना चाहिए। जीएस में भी शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी एक पेज पढ़ा, इंटरनलाइज कर, इस शब्द का मतलब क्या है, इसके मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या हो, तब तो पढ़ने का फायदा है। तो बहुत कम पढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे। हड़बड़ी वो दोस्तों वंदे भारत की तरह चलेंगे, धड़ 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 पढ़ेंगे, किसी शब्द का इंटरलेशन हुआ ही नहीं। एक शब्द को सुनकर हमें क्यों पूछता हूँ लिबर्टी अटपटा क्यों लगा, कारण बताइए। फिर साइलेंस ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ लॉ, देखने में बड़ी सामान्य सी बात है। तो अगला पॉइंट, तो हर चीज को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा आपने? इसलिए हॉब्स ने माना कि राज्य सरकार के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना संभव नहीं है। We can't imagine about liberty in absence of law. राज्य सरकार के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि we can't imagine about liberty in absence of law, state or government, क्योंकि अराजकता में स्वतंत्रता संभव नहीं है।
we can't enjoy liberty in absence of anarchy. अराजकता में स्वतंत्रता का विचार संभव नहीं है। और आपको तो यहां तक बता दें, उसके बारे में तो किसी ने ये कहा, अगला पॉइंट, इसलिए हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने का अधिकार है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज फ्री, each and every individual is free to follow his conscience or faith. व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताएं बनाने का अधिकार है। Each and every individual is free to follow his conscience or faith. और उसे संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार है। Even individual is entitled to keep their own property too. उसे अपनी संपत्ति भी अर्जित करने का अधिकार है। इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू कीप हिज ओन प्रॉपर्टी टू, उसे अपनी संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन उसने कहा कि व्यक्ति को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। नो इंडिविजुअल इज अलाउड टू प्रोटेस्ट द किंग। व्यक्ति को राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। उसने तो यहां तक कहा कि राजा के विरोध करने का अभिप्राय अपने जीवन को खतरे में डालना है। अपोजिशन ऑफ किंग मीन्स पुटिंग रिस्क of his own self-preservation, अपने ही जीवन को खतरे में डालने का मतलब है राजा का विरोध करना। इसका सीधा सा मतलब है, आजादी किस बात की है? आजादी किस बात की है? आप जो भी धर्म मानते हो मानिए। आप इधर देखिए, हॉब्स ने ये कहा, हॉब्स ने कहा दो धार्मिक समुदाय लड़ेंगे तब राज्य आएगा। राज्य कभी नहीं बताएगा कि लोगों का धर्म क्या है। दे आर फ्री, यानी व्यक्ति निजी जीवन में कुछ भी कार्य कर सकता है, उसको दूसरा कोई कंपल नहीं करेगा। यानी आजादी का मतलब हमें पड़ोसी नहीं बताएगा कि हम कौन सी धार्मिक मान्यता माने। राज्य कभी डिक्टेट नहीं करेगा, जो कि पहले किया करता था। राज्य, हॉब्स ने कहा नहीं, चर्च नहीं बताएगा कि हमारी धार्मिक मान्यताएं कैसी होनी चाहिए। दैट इज अ इंडिविजुअल फ्रीडम। और उसने कहा कि उसे अपने अधिकार है, व्यक्ति स्वार्थी है, तो व्यक्ति स्वार्थी है, संपत्ति अर्जित करेगा ही करेगा। इसलिए उसने तो बाकायदा माना कि इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू एक्वायर द प्रॉपर्टी टू, व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार है। उसने इस मामले में स्वतंत्रता को माना है। अब उसकी स्वतंत्रता पे दो किस्म के विचारकों की राय है। तो पहला वाहन ने कहा WAUHAN, वाहन ने कहा कि हॉब्स के चिंतन में एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। In Hobbesian thinking, on the one hand, there is a deep
blue sea, and on the other hand there deep George. हॉब्स के चिंतन में एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अब देखिए, on the one hand there is deep blue sea, on the other hand there is deep George, in which you would like to fall. आप किसमें कूदना पसंद करेंगे, कुएं में या खाई में? कहां पे? अच्छा, समुंदर में, कुआं में, समुंदर में, गहरी खड्ड में। अरे देखिए, समुंदर में गिरेंगे रेल निकल जाएगी, और गहरी खड्ड में गिरेंगे बचेंगे नहीं। ये समुंदर क्या है, खाई क्या है? यहाँ कहाँ लिखा है समुंदर खाई? कि इसका क्या मतलब है? दोनों कंडीशन में ठीक नहीं है। राज्य नहीं होगा तो गए, मर जाएंगे, और जब जीते रहेंगे तो राजा ठाक के रखेगा। वहां ने कहा भाई इतना पावरफुल स्टेट बना दिया, उसमें आजादी की मान्यता क्या है? बेकार की बात है। इतने पावरफुल स्टेट में आजादी कहां रहेगी? लेकिन अब ये बात याद रखिए, जो क्रिटिक्स होते हैं वो कई बार विचारक का सपोर्ट करते हैं और विचारक को फेवर भी कर देते हैं। हॉब्स के चिंतन में देखा जाए उस जमाने में दोस्तों, 16वीं शताब्दी की बात कर रहा है, इतनी आजादी कम थोड़ी दी, लेकिन फिर भी लोग आलोचना करते हैं। मैकफर्सन तो अलग सी बात कर रहे हैं। मैकफर्सन कह रहे हैं नहीं, आजादी की बात करता है, लेकिन किसकी करता है ये इंपॉर्टेंट है। उनसे भाई तुम भी अपनी बात बता दो, अगला पॉइंट। चलो तो देखो क्या हो गया, फैन तुम चलो वहां से, ये फैन वाला चला दो। अगला है मैकफर्सन ने हॉब्स के बारे में लिखते हुए कहा, MACPHERSON, मैकफर्सन ने हॉब्स के बारे में लिखते हुए कहा कि हॉब्स की स्वतंत्रता केवल संपत्तिशाली व्यक्तियों के लिए है। The liberty available in Hobbes is only for the property class or only for the capitalist. हॉब्स की स्वतंत्रता केवल संपत्तिशाली लोगों के लिए है। हॉब्स की स्वतंत्रता केवल संपत्तिशाली लोगों के लिए है। और मैकफर्सन ने कहा क्या? मैकफर्सन ने कहा कि यूरोप में एक बड़ा बदलाव हो रहा था, और बदलाव ये हो रहा था कि यूरोप में सामंतवाद खत्म हो रहा था, पूंजीपति आ रहे थे, उद्योगपति आ रहे थे, और उन पूंजीपति और उद्योगपति के कारण समाज में विषमता बढ़ी। और जब समाज में विषमता बढ़ी, परिस्थितियां अस्त व्यस्त हो गई। मैकफर्सन से पूछा गया, ये बताओ भाई, जो हॉब्स बता रहा है कि राज्य नहीं रहेगा, सरकार नहीं रहेगी, तो जान खतरे में पड़ जाएगी। मैकफर्सन ने कहा हाँ, जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन किसकी जान खतरे में पड़ेगी? अब बताइए, रेलवे में सुरक्षा की आवश्यकता किसको होती है? जिसका पैसा है। कई लोग कहते हैं रेलवे में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी। कुछ लोगों को लगता है टिकट ना हो सबसे अच्छा है सिक्योरिटीज का नाम। जो जनरल क्लास में चल रहा है, अकेले लेटा हुआ है, उसके लिए सिक्योरिटी मतलब क्या होती है? एक बात याद रखिए, सिक्योरिटी इज ओनली नीडेड फॉर द प्रॉपर्टी क्लास। मुखर्जी नगर में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, और वहीं पे एक आदमी चौराहे पर देखते हैं हमारे यहाँ, दो पैक लिया, चौराहे पे सो गए, कोई चिंता नहीं दोस्तों। हु रिक्वायर्स सिक्योरिटी? यानी मैकफर्सन ने कहा ये बहुत बड़ा पूंजीवादी आदमी है, सही कारण नहीं बता रहा है। मैकफर्सन ने कहा देखो कैसे बता रहा है। यही हॉब्स की बात को देखा जाए तो पूरी समस्या की जड़ क्या है? मानव स्वभाव। मानव स्वभाव स्वार्थी है, लालची है, और बिना डंडे से मानेगा नहीं। इसलिए शक्तिशाली राज्य चाहिए, सरकार चाहिए। वाई वी नीड ए स्टेट गवर्नमेंट? बिकॉज ऑफ दिस सेल्फिश एंड इगोइस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। His entire thought revolves around this basic notion कि individual are selfish, they are egoist.
एक पर्सन ने कहा ना 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 ना, ये सही बात नहीं बता रहा है। मूल मुद्दा ये है, संपत्ति की विषमता बढ़ रही है, संपत्ति की विषमता से समाज में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो रही है और इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। राज्य सरकार की बात कर रहा है, तो राज्य सरकार से ये सुरक्षा करना चाहता है किसका? पूंजीपतियों का, संपत्तिशाली लोगों का, बाकी लोगों की नहीं। अब इसके बारे में दो विचार आ जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता है ही नहीं है, स्वतंत्रता है लेकिन कुछ लोगों को दे रहा है। इसे लास्ट में फाइनल कंक्लूजन लिख लीजिए। मतलब हॉब्स के विचार, हॉब्स के विचार में राजा अत्यधिक शक्तिशाली है। द स्टेट इज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन और हॉब्स सपोर्टेड एब्सोल्यूट मोनार्की। हॉब्स ने एक शक्तिशाली निरंकुश राजा का समर्थन किया, जिससे हॉब्स ने एक शक्तिशाली और निरंकुश राजा का समर्थन किया, जिससे व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके, which ensure the self-preservation। A powerful king ensure, जिससे व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके, व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सके, जिसमें स्वतंत्रता अंतर्निहित है। Even liberty is associated with the self-preservation। Liberty is associated with self-preservation, जिससे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो सके, ऐसा उसने माना। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की गति में थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम ऑब्स्टेकल, यानी हर नियंत्रण बेकार नहीं होता, क्योंकि नियंत्रण नहीं होगा तो फिर राज्य नहीं है, सरकार नहीं है, समस्या होगी। इसलिए उसने स्वतंत्रता की बात कही। तो हमने हॉब्स के आपको राज्य का विचार बता दिया, व्यक्तिवादी विचार बता दिया, स्वतंत्रता का विचार बता दिया। लास्ट में आपको बता दें हॉब्स ने कहा क्या। लास्ट में आपको बता दें जो बातें वो कहना चाहता था, किस तरीके से उसने कहा, वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, दूसरी बात, जब हॉब्स के राजा का विचार आपने पढ़ा तो आपको कुछ अटपटा लगा या कुछ इसमें सामान्य सी बात लगी? तो अगला आपको बता दें, अब हम तरीके से हॉब्स को विचार को लिख लेंगे जैसा कि किताबों में लिखा होता है, लेकिन वैसा एग्जामिनर सवाल नहीं पूछता। इसलिए आप लिखेंगे जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस मान ली पढ़ा होगा तो उनको लगा होगा यार हॉब्स में तो हमने कुछ और पढ़ा था, स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये तो कुछ सवाल है किताबों में ऐसे ही लिखा गया है लेकिन एग्जाम में से नहीं पूछा जाता। और सच पूछिए जो बहुत ही बड़ी बड़ी विद्वानों की किताबें हैं उस फॉर्म में नहीं लिखते, वो तो अलग ही तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप याद रखिए किताब के लिखने का तरीका कई बार एग्जाम के तरीके से मैच नहीं करता, तो हम इसलिए इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन हॉब्स बड़ा होशियार व्यक्ति था। हॉब्स का पर्पज क्या था? शक्तिशाली राजा। अब देखिए हॉब्स ने अपना सारा विचार बिल्कुल ज्योमेट्री के सिद्धांत पे दे दिया। उसने किया क्या? अगला हेडिंग लिख लीजिए, यानी जितने उसने विचार दिए उसका बेस क्या है। हॉब्स का विचार लगभग इतना ही है, लेकिन जो विचार उसने दिया उसका बेस क्या है? तो पहला हेडिंग है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता अब जो बहुत ध्यान देंगे
देखिए, पहला ऐसा हॉब्स विचारक है, इसके पहले आपको किसी विचारक ने कॉन्ट्रैक्ट दिखा? और एक बात याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट शब्द ही बता देता है कि आधुनिक युग का विचारक है। कॉन्ट्रैक्ट परंपरागत युग में था या आधुनिक युग में? प्लेटो और एरिस्टोटल का स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से बना था? नहीं। अच्छा, आपका मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? मॉडर्न एज इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। पहले का जमाना किस बात में निर्भर होता था कि भाई हमारे जन्म से हमारे स्थिति निर्धारित है। हॉब्स ने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। आज आप देखेंगे नौकरी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट से, सेवाएं मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट से, राज्य भी बना कैसे? कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट सब फिर बता देता है राज्य का निर्माण किसने किया? व्यक्तियों ने। तो सवाल ये है, जब पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या उसका कोई डेट था? सोशल का मतलब लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। यानी हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार पहली बार आया वेस्टर्न थॉट में। अब फिर बात मॉडर्न दिखती है। सवाल है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा आपका मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डेट है? कोई डेट है, डे है, लोग होंगे वहां पे जिसने साइन किया होगा, नहीं साइन किया होगा तो कोई बात नहीं है। नौकरी में जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किराए पर मकान लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आजकल अब यूनिवर्सिटी वगैरह में गेस्ट टीचर्स, एडहॉक टीचर, कॉन्ट्रैक्ट। राज्य का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल इसलिए अगर राज्य का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है तो ईश्वर की देन है या व्यक्तियों की देन है? कितना बड़ा फर्क आ गया। एक ही शब्द से फर्क पता चल जाएगा। और सवाल ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट रियल में हुआ या ज्योमेट्रिक तरह हाइपोथेसिस है? रियल में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि जब हॉब्स लिख रहा था उसमें बाकायदा छापे खाने की मशीन थी, उसमें सारे इंस्टीट्यूशन की किताबें लिखी जाती थी, फिर भी न कोई डे है, न डेट है, न लोग हैं, किसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। इसे इट इज एंटायरली हाइपोथेटिकल। यानी हॉब्स ने ऐसा पूरा प्रपंच पैदा कर दिया कि अपने उद्देश्यों को पूरा कर गया, जो दिमाग मैकियावेली का नहीं था। कि मैकियावेली तो स्टेट्समैन था, सीधी बात करता था, ऐसे ऐसे होना चाहिए शासन। ये फिलोसफर था। और आप याद रखिए, फिलोसफर हमेशा सिद्धांत में विश्वास करता है। एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो नाव में तैर रहे थे, नाव में वोटिंग कर रहे थे, तो जो उनका नाविक था उसी से बातचीत करने लगे। तो नाविक ने कहा, साहब क्या करते हैं? कहा प्रोफेसर हूं। तो ये क्या होता है? तो उनका फिजिक्स का प्रोफेसर हूं। कहा अच्छा अच्छा। तो उनको नाविक से पूछे, तुम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जानते हो? नाविक ने कहा, सर ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, मुझे कोई मतलब नहीं। और प्रोफेसर साहब ने उसको एकदम से दबोच लिया। उनका बेकार बुद्धू आदमी, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नाव चलाता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं जानता। नाविक ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत नाव चलाना मतलब क्या है? उनका बाद में तुम्हें पता चलेगा, तुम मूर्ख हो। तब तक तेजी से आंधी आई, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा, सर मैं कूद रहा हूं, तैरना आता है? कह रहे हैं सर, तैर मुझे बचाओ। सर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाओ। प्रोफेसर साहब डूब गए, नाविक निकल गया। नाविक था मैकियावेली। मैकियावेली तैरना जानता था और हॉब्स का प्रिंसिपल जानता था। तो मैकियावेली तो स्टेट था, मैकियावेली थ्योरी की बात करता ही नहीं, सिद्धांत ना। हॉब्स में सिद्धांत है, ये तो बेसिक फर्क आ जाता है। हॉब्स इज ए फिलोसफर, उसने ज्योमेट्री का प्रयोग, मैथमेटिक्स का प्रयोग, मैकियावेली यूज नथिंग। तो हॉब्स ने किया क्या? सामाजिक समझौते के द्वारा उसने बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व किया। उसने फिर ज्योमेट्री का प्रयोग किया। पहला पॉइंट, हॉब्स ने सामाजिक समझौते की एक परिकल्पना की। परिकल्पना अंडरलाइन। फॉर हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज अ हाइपोथेसिस। हॉब्स ने सामाजिक समझौते की एक परिकल्पना की, जैसा ज्यामिति में होता है। He made a hypothesis of social contract which is seen in the geometry, जैसा कि ज्यामिति में होता है। तो अब आप देखेंगे ज्योमेट्री का प्रभाव उस पर कितना था, फिजिक्स का प्रभाव कितना था।
परिकल्पना कर ली। और परिकल्पना क्या किया? अच्छा, परिकल्पना क्या किया? तो पहला कि सामाजिक समझौता होगा क्यों, पहला कारण क्यों होना चाहिए। इसे याद रखिए, ये सामाजिक समझौता वास्तविक तौर पर हुआ या इसका विचार दिया गया? वास्तविक तौर पर हुआ नहीं है। सामाजिक समझौता क्यों होना चाहिए? तो उसने पहला कहा क्यों होना चाहिए? जीवन को बचाने के लिए, फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। सामाजिक समझौता होना क्यों चाहिए? जीवन को बचाने के लिए। सामाजिक समझौता क्यों होना चाहिए? प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए, एबोलिशिंग द स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था को खत्म करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, प्राकृतिक अवस्था खत्म करने के लिए। देयरफॉर देयर इज नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आप कहेंगे प्राकृतिक अवस्था क्या है? ये भी हॉब्स की परिकल्पना ही है, सब कुछ परिकल्पना। अच्छा, अब याद रखिए, फिलोसफर का स्वभाव यही होता है। आपने मूवी पीके देखी, तो पीके में गोले से सही में कोई आदमी ऊपर आया, परिकल्पना थी। आप जितनी इमेजिनेटिव होते हैं उतना ही अच्छा ऐसे लिखते हैं। ऐसे में इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत चाहिए, और फिलोसफर्स आर वेरी मच इमेजिनेटिव। सामान्य व्यक्ति फिलोसफर में क्या फर्क होता है? अब देखिए, कभी को सुनिए, जहां में पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। इसलिए हम अब जब अगर आप बरसात को देख रहे हैं, आप कहेंगे बरसात हो रही है ना, अमृत समान वर्षा हो रही है। ओ माया, इमेजिनेशन। निबंध लिखने में आपकी क्षमता चाहिए। आप कितनी बड़ी इमेजिनेशन करते हैं। यानी बरसात हो रही है या मोती की बूंदें गिर रही हैं, बरसात हो रही है, मन को झंकृत कर देने वाली प्रकृति का आलाप चल रहा है। दैट इज इमेजिनेशन। आपने इमेजिनेशन। अच्छा, आजकल गजेट्स की दुनिया आ गई, लोगों ने नॉवेल पढ़ना बंद कर दिया, कुछ इमेजिनेशन करना बंद कर दिया। अच्छा, आजकल इतना जो सब चीज दिख जा रहा है कि इमेजिनेशन वैसे खत्म हो गया, सबको हो ही नहीं रहा। लोग पहले चिट्ठियां लिखते थे, लोगों को लिखते थे, अब क्या है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप इतना बेकार का माध्यम है दोस्तों। हाउ आर यू लिखने का भी तरीका खराब हो गया। हाउ लिखे, आर यू ऐसे कर यू, लिखने का तरीका खत्म हो गया। और एक बात याद रखिए, साइंस का स्टूडेंट और मानविकी का स्टूडेंट यही फर्क होता है। साइंस का स्टूडेंट इमेजिन नहीं करता, मानविकी का स्टूडेंट तो इमेजिनेशन पावर उसकी होनी चाहिए। तो हॉब्स ने इमेजिन किया, इसे स्टेट ऑफ नेचर कहीं था, कहीं नहीं था। दैट वाज ए सीन इमेजिनेशन, हाइपोथेसिस, ज्योमेट्री, परिकल्पना की उसने। तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है? फिर वही जहां राज्य नहीं होगा। अब एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, राज्य नहीं होगा तो क्या क्या नहीं होगा? राज्य नहीं होगा तो विधि नहीं होगी, राज्य नहीं होगा तो लॉ नहीं होगा, इसकी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कुछ भी नहीं होगी। अब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट, अब्सेंस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सब कुछ खत्म हो गया। और इसका मतलब है राज्य तो नहीं था, समाज भी नहीं था। देयर वाज अब्सेंस ऑफ सोसाइटी। ये बात हैरान कर देने वाली है। और कहा नहीं, समाज भी नहीं था। अब ये दिखता है वो व्यक्ति को कितना महत्व देता था, उसने समाज को माना ही नहीं। इसमें कभी नहीं कहा फैमिली, यूनिवर्सिटी, चर्च, बताया ही नहीं कभी। कहा नहीं, व्यक्ति समाज भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, तो प्राकृतिक अवस्था में कौन था? व्यक्ति। और अब जानते हैं उसने कहा व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी, व्यक्ति स्वार्थी, सेल्फिश, इगोइस्ट, दैट इज ए ह्यूमन नेचर। तो जब ऐसा ह्यूमन नेचर है और राज्य सरकार नहीं होगी तो ये प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी? नाना पाटेकर की फिल्मों की तरह, मार धाड़, स्टंट मूवी। आपने स्टंट मूवी देखी है दोस्तों? फास्ट एंड फ्यूरियस, लो देखो फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने देखा नहीं, इसका ट्रेलर केवल देखा है।
तो इसमें क्या होता है, मारधार रहेगा, और मारधार रहेगा तो जीवन बच नहीं पाएगा। यही प्रॉब्लम है। इसलिए जान है, इसलिए स्वार्थी व्यक्तियों को लगा यार जब जीवन नहीं रहेगा स्वार्थ कैसे पूरा करेंगे, पहले जीवन बचाओ। और जीवन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात पे पहुंच गए। अभी तक जो हमने बताया था वही तरीके से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो प्राकृतिक अवस्था है ये कल्पना है, दैट इज हाइपोथेसिस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कल्पना है, हुआ थोड़े है। और आप यदि रहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति क्या है, अगला हेडिंग लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति क्या है? तो पहला, सामाजिक समझौता सामाजिक समझौता ऐतिहासिक नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट। सामाजिक समझौता ऐतिहासिक नहीं है। इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। इसलिए सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का विचार नहीं बताया जा रहा है। उत्पत्ति अंडरलाइन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर डिस्क्राइबिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट। सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का विचार नहीं बताया गया है, अपितु राज्य की उपयोगिता, या आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है। बट इट डेमोन्स्ट्रेट द यूटिलिटी और नेसेसिटी ऑफ ए स्टेट। इससे राज्य की उपयोगिता और आवश्यकता को प्रकट किया गया है। राज्य की उपयोगिता और आवश्यकता को प्रकट किया गया है। तो आप देखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा ये नहीं बताया गया कि राज्य कब उत्पन्न हुआ, दैट इज नॉट द पर्पज। सामाजिक समझौते के द्वारा यह बताया गया कि राज्य की आवश्यकता क्या है। और जब हम राज्य की आवश्यकता की बात करें तो क्या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं जो हमने पहले बता रखा है? इसे सामाजिक समझौते का क्या उद्देश्य बताना? क्या क्या ये तुमने पहले बता रखा है। इसके अलावा कुछ आपको लग रहा है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यही तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका मतलब है हमारा ये उद्देश्य है, हमारा, जैसे मैं कहूं कि भारतीय राज्य का निर्माण कब हुआ, भारतीय संविधान कब हुआ, इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट। और मैं कहूं संविधान की उपयोगिता क्या है, ये फिलोसॉफिकल फैक्ट। तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था? ये बताने के लिए सरकार किस दिन बनी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि मुखर्जी नगर थाने की स्थापना कब हुई, या ये इंपॉर्टेंट है इसकी यूटिलिटी क्या है। तो हॉब्स क्या बता रहा है? सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐतिहासिक समझौता नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि इसकी उपयोगिता क्या है। आखिर में राज्य न होता तो क्या होगा, और दैट इज ए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। राज्य के बिना जीवन कल्पना कर लीजिए, राज्य के बिना फिर कैसा होगा, प्राकृतिक अवस्था कैसी है, ब्रिटिश, नेस्टी, बारबेरिक। यानी कुल मिला के एकदम पशु जैसा जीवन होगा मानव का। राज्य को हटा दीजिए, इसका मतलब है मानव स्वार्थी है। मानव स्वार्थी है, इसलिए उसने क्या कहा,
मैं और भय सगे भाई थे। क्यों? ये शॉर्ट नोट्स कई बार पूछा गया है। मैं और भय सगे भाई थे। प्राकृतिक अवस्था में किसका भय था? हिंसक मृत्यु का भय। जीवन में सबसे बड़ा भय किसका होता है? याद रखिए, डेथ ऑफ वायलेंट डेथ। प्राकृतिक अवस्था मानो किससे भयभीत था? अब ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स आ जाए कि मैं और भय जुड़े हुए पैदा हुए थे, तो आप लिखना शुरू करिए जब हॉर्स पैदा हुआ था तो इस बहन ने हमला कर दिया था, उसकी मां मौत खतरे में आई, वो पैदा हो गया, उसने कहा मैं भय जुड़ा पैदा हुई थी। याद रखिए, फिलोसफर कोई बात उपमात्मक रूप में कहता है, उसका उत्तर फिलोसफिकल ही होता है, हिस्टोरिकल नहीं। और मैं हमेशा ही बात करता हूं, यहां तक कि यूपीएससी का तो पूरा अप्रोच ही हिस्टोरिकल नहीं है। यूपीएससी का नहीं, जब भी कोई विचारात्मक व्यक्ति परीक्षण किया था तो उससे आर्गुमेंट बेस उत्तर मांगे जाते हैं। ये आर्गुमेंट आपके क्या है, आपने क्या इसके बारे में सोचा, बजाय कि आप हिस्टोरिकल बताइए मुझे। जैसे अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं जीएस का सवाल बता दूं कि यूपीएससी पूरा ट्रेंड क्या होता है। जीएस में आप जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ते उसमें लिखा है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। जीएस में प्रश्न क्या आया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में न होते तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसा होता? हिस्टोरिकल है या फिलोसॉफिकल है? दिस इज अप्रोच ऑफ यूपीएससी। इसे आप देखिए, एक ही चीज पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, पूरा नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। कठिन पेपर आता कैसे, हमें कैसे अप्रोच रखने की आवश्यकता है, रटने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि तथ्य रटना होता है? नहीं, ऐसा तो एग्जाम नहीं होता। इसलिए हॉर्स वाज ए फिलोसफिकल। तो मैं भय जुड़वा पैदा हुए थे। प्राकृतिक अवस्था में किसका भय था? हिंसक मृत्यु का भय। अच्छा, राज्य बनने के बाद भय रहेगा, खत्म हो जाएगा? राज्य बनने के बाद भय रहेगा, राजा के दंड का भय। भय जरूरी है, ये बिना भय के मानव सुधरता नहीं है। राजा के दंड का भय, इसलिए भय वो जुड़वा पैदा हुए थे। अब दूसरी बात है, अगला हेडिंग है, तो प्रकृति स्पष्ट हो गई। समझौते से प्रकृति क्या है? नेचर। उसी में एक बात लिख लीजिएगा कि भय वाला लिख लीजिए, जैसे आप, क्योंकि दोबारा फिर आप सवाल पूछो, मुझे पता है जब सिलेबस है सर इसका स्ट्रक्चर बताइए, तो अच्छा मैं भी बता दूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरीके बता दूं इससे आप प्रश्न पूछने गुंजाइश कम से कम रहे। फिर भी आप प्रश्न पूछ लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में। इसीलिए हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, इसलिए हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे। माई सेल्फ एंड फियर बॉर्न टुगेदर। मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को हिंसक मृत्यु का भय था। In state of nature, individual had a fear from violent death. प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को हिंसक मृत्यु का भय था। व्यक्ति को हिंसक मृत्यु का भय था, जबकि राज्य और सरकार के निर्माण के बाद शक्तिशाली राजा का भय रहेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट देयर विल बी द फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग किंग। राज्य के निर्माण के बाद शक्तिशाली राजा का भय रहेगा। देयर विल बी द फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग किंग, क्योंकि हॉब्स ने कहा कि मानव का मूल स्वभाव बदलने वाला नहीं है। द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रिमेन सेल्फिश, इगोइस्ट।
मानव का मूल स्वभाव परिवर्तित होने वाला नहीं है। बेसिक ह्यूमन नेचर इज अनचेंजेबल, इसलिए उसे तलवार की शक्ति से ही नियंत्रित किया जा सकता है। Therefore, a sword is important for regulating the human behavior. इसलिए उसे तलवार की शक्ति से नियंत्रित किया जा सकता है। A sword is important for regulating the human behavior. अब देखिए, अब इसी बात को आपको लगता है शब्द सीमा बढ़ानी है तो राजा की कुछ शक्तियां बता दिया, मानव के स्वभाव का थोड़ा विस्तार कर दिया, आंसर अपने आप हो जाएगा, फियर। दूसरी बात है, और फिर अब कभी भी कंपेरेटिव हमेशा हुई है, ग्रीक से दो लाइन कंपेयर कर दिया, मामला बन गया। दूसरी बात आप देखेंगे, सामाजिक समझौता कैसा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उससे पर्पज क्या फुलफिल करना चाहता था। पहला तो बात बता ही दिया कि भाई जीवन रहेगा, वो सबसे बड़ा दूर का लक्ष्य उसने साधा, दूर का लक्ष्य इसलिए। अच्छा, एक बात याद रखिए, हॉब्स का राजा कैसा है, शक्तिशाली। ये बताइए, राजा तो खानदानी हुआ करते थे। भाई हमने तो हिस्ट्री में ही पढ़ा, आपने भी यही बात देखी होगी, मतलब हमने थोड़ी मोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, इधर उधर देख लिया जो, मतलब उसमें तो यही होता, अगर अकबर का बेटा राजा, उनका बेटा राजा, उनका बेटा राजा। यार ये राजा समझौते के द्वारा कब बना? Isn't it the irony and a paradox? ये अपने आप में उलझा देने वाली पहेली है कि यार आपको तो सोच सकता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये आज तक कभी इतिहास में, जैसे प्लेटो का फिलोसफर किंग कभी नहीं बना, वैसे आज तक इतिहास में कभी राजा समझौते से थोड़ी बना। लेकिन हॉब्स का इतिहास से तो मतलब ही नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं, इतिहास की बात वैसे वो नहीं करता तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में विश्वास रखता है। जो फिजिक्स और ज्योमेट्री की बात करेगा उसके लिए हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। इसे याद रखिए, इसने ऐसा निशाना मारा दोस्तों, और इसलिए कहा जाता है, इसलिए कई बार ये प्रश्न उसके बारे में मजाक में कहा जाता है, उसने लोकतंत्र पर लोकतांत्रिक ढंग से हमला किया। अब बताइए, हॉब्स लोकतांत्रिक है? हॉब्स लोकतांत्रिक है, लेकिन किस स्कॉलर ने तो कहा है, या तो स्कॉलर बेवकूफ है या बुद्धिमान है, एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे नहीं, हॉब्स के विचार में लोकतंत्र है या नहीं? क्या अगर अंतर्निहित है तो इनहेरेंट है कहां है? वेयर इज डेमोक्रेसी इन हॉब्स? वेयर इज डेमोक्रेसी इन हॉब्स? बड़ी सीधी सी बात है, व्यक्ति बना रहा है राज्य सरकार, व्यक्ति बना रहा है राज्य सरकार, इसका मतलब है सरकार व्यक्तियों की सहमति से बन रही है, जोर जबरदस्ती से। एंड द टर्म कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, डेमोक्रेसी का मूलभूत क्या है? कंसेंट। आजकल तो आप देखिए न्यायालय ही मान रहा है, हाँ भाई कोई संबंध ठीक है, व्हाट इज बेसिक? कंसेंट। अच्छा, मोदी सरकार ने हमारा कंसेंट लिया या नहीं लिया? लिया। कोई भी, अच्छा बताइए, आपके कंसेंट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने जबरदस्ती घर से उठा लिया, चल पढ़े यहाँ पे, मैं ठान दूंगा नहीं पढ़ोगे तो। इट्स कंसेंट। तो ये डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक है। इसलिए हैकर ने बात कही है, हैकर ने कहा है कि लोकतंत्र का विचार तो इसी सामाजिक समझौते से उसने कई तीर मारे। तो दोस्तों इसलिए कहा तो जाता है हॉब्स का विचार इतना खतरनाक है कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इतना तार्किक है कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। हॉब्स के विचार में बड़ी पहेली है, व्हाट अ लॉजिकल पर्सन ही वाज। याद करके, हॉब्स के विचारों को अगर अस्वीकार करना हो तो ज्योमेट्री का प्रिंसिपल आपको जलाना पड़ेगा, इतना कठिन है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, तानाशाही शासन आ जाएगा। दोनों यही तो कि खाई है और समंदर है, कहां गिरना चाहेंगे? इस तरीके से दूसरा निशाना क्या किया? अगला हेडिंग समझौते। इसलिए एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा, ठंडी लग रही है? हाँ, आप लोग भीगे हुए हो ना, इतना भी जरूरी क्या था क्लास करना? जान है,
हॉफ से पढ़ के कुछ सीखा नहीं क्या? पहले क्या होना चाहिए? तो अच्छा, जो बात ध्यान में क्या लिखा? अब देखिए, ये इसलिए आज तक का यूपीएससी पेपर उठा लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ने का नजरिया क्या होता है, जब बार पढ़ने का अप्रोच, पढ़ने किताबों में प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, आज तक आइए इसमें कभी आपको दिखा सामाजिक समझौता? कभी नहीं पूछेगा। प्राकृतिक अवस्था पूछा, कभी नहीं पूछेगा। वो 20 सेंटेंस उठा के पूछ लेगा। कहां से लाई हो प्रश्न? कहां से लाई हो? अपने से बनाया? बनाओ मत, अभी लिख लो, अभी बनाओ मत सवाल। अभी आप लोग इतने होशियार नहीं सवाल बना सके, समझ लीजिए एक बार, मतलब ये फ्रेंकली बताते आ रहा हूं, एक बार अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद लास्ट में पूछना तो मैं आपको बता दूंगा। आप पूछना, अभी बनाओ मत सवाल, प्रीवियस ईयर का देख लो। सवाल बनाने के लिए फील्ड में आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो सवाल सही बनता है, सवाल ही गलत बन जाएगा, और गलत सवाल का उत्तर देना और समय उठता है। आप इसको अदरवाइज मत लेना, रियलिटी है ये। तो एक बार आप पहले सीखो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, और सब सवाल बनाने सबसे सरल सेक्शन पर ले जाइए। पॉलिटी का सवाल बना के देखिए, पहले वहां से शुरू करिए, फॉरेन पॉलिसी का, यहां तो सबसे बाद में हाथ लगाइए। अगला पॉइंट लिख लीजिए। ये अच्छी बात है, मतलब सवाल बनाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? हॉब्स के विचारों में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, द डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज इन हॉब्सियन थॉट। हॉब्स के विचारों में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति। डेमोक्रेटिक टेंडेंसी इन हॉब्सियन थॉट, एक बड़ा दिलचस्प मामला देखेंगे, जहां भी आप टेस्ट सीरीज करते हैं पीटी वगैरह की, पूरा टेस्ट सीरीज दीजिए, एक भी सवाल इसमें नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेपर सेट कर रहे हैं उतना एक्सपीरियंस नहीं है, यही फर्क है। इसलिए सवाल सेट मत करिए, पढ़िए, अभी लिख लीजिए भाई, अपने जितने पीटी की टेस्ट सीरीज देख रखे आया था सवाल लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब बिना वजह नर्वस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं, सवाल सही नहीं हो रहा है, सवाल, अरे छोटा सवाल सही नहीं हो रहा है, बी हैप्पी, सवाल आना ही नहीं है। पहला पॉइंट। हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। Hobbes said that state and government is a result of social contract. हॉब्स के अनुसार राज्य सरकार व्यक्तियों के सामाजिक समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम है। स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए राज्य दैवी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि कृत्रिम है। Therefore, state is not divine, it's not natural, but it is an artificial. इसे राज्य दैवी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, अपितु कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। इट इज एन आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाया गया। इट इज एन आर्टिफिशियल विच इज मेड बाई ह्यूमन बीइंग। राज्य कृत्रिम संस्था है जो मानव के द्वारा बनाया गया। अच्छा ये बताइए, एक बार कहीं प्रीवियस ईयर का सवाल आप देखिए, ऐसा सवाल पूछा गया है, अच्छा व्यक्ति हमेशा रहने वाला है या खत्म होने वाला है? मटेरियल, जैसे व्यक्ति का जीवन खत्म होने वाला है, एंड देयरफॉर बिकॉज देयर इज स्पैन ऑफ अ लाइफ, राज्य हमेशा रहने वाला इंस्टीट्यूशन है या बनी रहने वाली संस्था है, खत्म होने वाली है?
एक बात याद रखिए, whatever is made by human being is always material। जो भी मानव के द्वारा बनेगा वो कृत्रिम होगा, और कृत्रिम चीजें हमेशा नहीं होती। ईश्वर हमेशा होता है, नेचर हमेशा होगा। आप कहीं कल चंद्रमा नहीं रहेगा तो मैं कहूंगा बेकार की बात मत करो यार। आप याद रखिए, राज्य का भूभाग बदल सकता है, कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, इट्स नेचुरल और आर्टिफिशियल। राज्य की सीमाएं बदलती हैं, पता नहीं कितने साम्राज्य टूटे, बदले, चले। इसे याद रखिए, व्यक्ति भौतिक है, राज्य भी भौतिक है, तो न तो व्यक्ति भी नाशवान है, इंडिविजुअल कैन बी पेरिस्ड, और राज्य भी खत्म होने वाली संस्था है, फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? डंडा चलाने के लिए। हॉब्स ने ऐसा कहा है, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, इसलिए हॉब्स का राज्य एक भौतिक संस्था है। इट इज अ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यह भौतिक संस्था है जिसका विनाश संभव है, विच कैन बी डिस्ट्रॉयड सूनर और लेटर, जिसका विनाश संभव है। इसके बाद भी इसकी उपयोगिता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज सर्विंग सम पर्पस। इसके बाद भी इसकी उपयोगिता है क्योंकि जीवन की रक्षा में सहायक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज सर्विंग सम पर्पस, इसके बाद भी इसकी उपयोगिता है क्योंकि जीवन की रक्षा में सहायक है। और सामाजिक समझौते में सभी व्यक्तियों की आपसी सहमति से ही राज्य का निर्माण होगा। स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरीवन। कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरीवन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात सॉरी, हॉब्स ने कहा, देखिए समझौता कैसे हुआ था? प्राकृतिक अवस्था की कल्पना ही है, अब कल्पना है तो हम कुछ भी कर ले। लेकिन उसने जो कहा कल्पना में, हाइपोथेसिस में, कि देखिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सेपरेट, तो समझौता व्यक्ति और राजा के बीच नहीं हुआ, समझौता इनके बीच में आपस में हुआ, आपस में इनके बीच में हुआ समझौता। और इन्होंने समझौता में क्या किया कि मैं एक राजा को अपनी सारी शक्तियां दे दूंगा, बशर्ते तुम भी ऐसा कर दो। आई विल ट्रांसफर ऑल द माई पावर टू द किंग। बस एक चीज में किंग को हस्तांतरित नहीं करूंगा, जीवन। भाई जान है तो जहान है, बाकी सब चीजें मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा आपस में समझौता किया। इजंट इट द डेमोक्रेसी और नॉट? लोकतंत्र है ही। इसे आप देखेंगे पहली बार, और हॉब्स ने से बड़ा पर्पज फुलफिल कर लिया। लेकिन उसे क्यों कहा जाता है लोकतंत्र? पे उसने हमला भी कर दिया। पहला तो विचार लोकतांत्रिक है, वह समझौते से बना है, सहमति ली गई, और डेमोक्रेसी दैट इज इंपॉर्टेंट। चुनाव, आजकल चुनाव आयोजित क्यों होता है? इट इज ओनली फॉर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पीपल। कोई हमारी सहमति सरकार है, 5 साल बाद हम सहमति वापस ले लेंगे। लेकिन जो अगला मामला है, अगला क्या है? लोकतंत्र पे हमला कैसे किया? अगला हेडिंग, हॉब्स का लोकतंत्र पर आक्रमण। व्यक्तियों के बीच में हुआ। अब याद रखिए, रिमेंबर, ये समझौता व्यक्तियों के बीच में हुआ, तो व्यक्ति और राजा के बीच में नहीं। दैट्स इंपॉर्टेंट। जो राजा है वो समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। राजा समझौते का भाग नहीं है, बल्कि क्या है? समझौते का परिणाम। तो किंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रादर देन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
वो पार्ट नहीं है, परिणाम है। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, वो तो टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि जानवर का ध्यान एक समझौता कैसे हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ वी अटैक ओवर डेमोक्रेसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट, समझौते के द्वारा हॉब्स ने एक निरंकुश और शक्तिशाली राजा का निर्माण कर दिया। He made a powerful absolute king after the contract. समझौते के द्वारा उसने एक शक्तिशाली राजा का निर्माण किया, एक शक्तिशाली राजा का निर्माण किया जो लोकतंत्र पर हमला है। इट अमाउंट्स टू अ टेक ओवर अ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र पर एक हमला है, इट अमाउंट्स टू अटैक ओवर अ डेमोक्रेसी। इसे आप याद रखेंगे। शुरुआत उसकी कैसी है, बात को अलग तरीके से है। इन बिगिनिंग ही अपीयर्स एज अ डेमोक्रेट, बट फाइनली ही इज अ नॉट डेमोक्रेट। वो लोकतांत्रिक है नहीं। तभी मजाक में लोगों ने कहा लोकतंत्र पर लोकतांत्रिक ढंग से हमला किया। लोकतंत्र पे हमला किया कि अब जाइए, अब जरा हिस्टोरिकली देखिए, जिस समय इंग्लैंड में उल्लेख रहा था उस समय राजा और पार्लियामेंट के बीच शक्ति का संघर्ष चल रहा था। तो उसे पार्लियामेंट का समर्थन करना चाहिए था राजा का। अगर लोकतांत्रिक होता तो उसने समर्थन किसका किया, राजा का। सहारा किसका लिया। और एक बात याद रखिए, इसे कहा जाता है हॉब्स का कोई दोस्त नहीं था। हॉब्स का कोई दोस्त नहीं था, सब उससे नाराज हो गए, क्योंकि उस समय वहां तीन प्रकार की ताकतें थी। पहला चर्च था, दूसरा राजा था, तीसरा पार्लियामेंट थी। तीनों में हॉब्स किसी को दोस्त नहीं बना पाया। तीनों लोग उससे नाराज हो गए। उसी बात इसी कर दी। बताइए चर्च उससे क्यों नाराज हुआ। भाई राजा के नीचे कर दिया, और सबसे बड़ी बात तो मानवीय संस्था है, दैवी नहीं है। अच्छा राजा उससे क्यों नाराज हो गया। राजा की बात तो कर रहे हैं। वाई किंग बिकेम एनॉयड फ्रॉम हॉब्स। क्या वो ध्यान से देखने की बात है। राजा व्यक्तियों के समझौते का परिणाम या ईश्वर का अपॉइंटमेंट है। पहले क्या माना जाता था, जेम्सन सेड दैट किंग इज अपॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस अर्थ। मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया, इंडियन थिंकर में पढ़ेंगे कि अगर राजा कोई बच्चा भी हो तो भी हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का गुण है वो। राजा की चुपली हिला दी उसने। चार्ल्स ने कहा गुरुजी यही मुझे तुम पढ़ाते हो, मेरी पंगी बजा रहे हो तुम, बताओ ऐसे करते हो तुम राजा समझौते का। इसलिए हॉब्स किसी को दोस्त नहीं बना पाया। हाँ ये बात अलग थी, उसको चर्च ढूंढ रहा था क्रूसेड के लिए, वो कहीं चला जा रहा था और चार्ल्स अपने कार में जा रहा था। चार्ल्स ने कहा गुरुजी जान बचा के भाग रहा था। चार्ल्स ने उसको बैठा के राजमहल में लाया तो बच सका, जीवन बच सका इसलिए उसका। लेकिन ही वॉज नॉट विथ एनीवन। और यहाँ पे देखिए वो सच्ची बात कहेंगे तो सारे दोस्तों खो देंगे। इसे सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम न प्रियम। मतलब इसका मतलब ये हो गया सच बोलिए, लेकिन अपनी सच बोलने से बचिए, क्योंकि अब सारे दोस्तों खो देंगे। हॉब्स ने सारे दोस्त खो दिए। लेकिन दोस्तों मानवता के लिए कितना बड़ा रास्ता दिखा उसने। स्टेट इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। अब बताइए हॉब्स सेकुलर था या नहीं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर, स्टेट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। भगवान की तो हॉब्स के चिंतन में कहीं जरूरत पड़ी नहीं रही है, तो हॉब्स से बड़ा सेकुलर कौन होगा। इंटायर हॉब्सियन थॉट इज मेटलिस्ट, ईश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की। तो बताइए राजा नाराज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा दूसरा, लोग पार्लियामेंट उससे नाराज क्यों हो गई। राजा का समर्थन कर दिया। राजा नाराज हो गया क्योंकि दैवी डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत से खंडन किया। पार्लियामेंट नाराज हो गई, राजा का समर्थन कर दिया। और चर्च नाराज हो गया, कहा ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है।
उसके साथ कौन था? कोई नहीं। इसीलिए वो और भय जुड़वा पैदा हुए थे। अब बताइए, जब समाज में तीन फोर्सेस लेंगे, जीवन रहेगा या खतरे में आएगा? जीवन भर वो खतरे में डरता रहा। वो बाद में तो इतना डर गया था क्योंकि खुद ही कहता जान है जान है। जबरदस्ती चर्च जाना उसने शुरू कर दिया था। अरे भाई, मैं भगवान का विरोधी नहीं हूं, मैं जाता हूं चर्च। बाद में उसने चर्च भी जाना शुरू कर दिया था। इज अटैक डेमोक्रेसी बट डेमोक्रेटिकली। इसको लिख लिया आपने या नहीं लिखा? अगला इसी में लाइन जोड़ लीजिए। हॉब्स ने इस सिद्धांत के द्वारा, इस समझौते के द्वारा हॉब्स ने समझौते के द्वारा राजा की हॉब्स ने समझौते के द्वारा राजा के दैवी शक्ति का आधार ही समाप्त कर दिया, या दैवी उत्पत्ति का आधार ही समाप्त कर दिया। Hobbes destroyed the divine origin of state. Hobbes destroyed the notion of divine origin of state. उसने राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को ही खत्म कर दिया। परंतु संसद की शक्तियों का समर्थन नहीं किया। परंतु संसद की शक्तियों का समर्थन नहीं किया। He never supported the power of parliament. उसने संसद की शक्तियों का समर्थन नहीं किया, इसलिए लोकतंत्र पर हमला कर दिया। और जो भी संसद की शक्ति का समर्थन नहीं करेगा, इट इज अटैक ओवर डेमोक्रेसी, और राजा का समर्थन उसने कर दिया। दूसरा पर्पस सॉल्व किया उसने समझौते से। तीसरा इससे बड़ा पर्पस सॉल्व किया। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है राजा की शक्ति को संस्थागत स्वरूप देना। अगला उसने पर्पस सॉल्व कर लिया, प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल बेसिस ऑफ पावर ऑफ अ किंग और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पावर ऑफ द किंग, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ द किंग, राजा की शक्तियों का संस्थाकरण। राजा की शक्तियों का संस्थाकरण। अब याद रखिएगा, या उसे ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मैंने आपको बता रखा है। अब ये बताइए, ऐसे राजा का बात मानना पसंद आप करेंगे जो आपने बनाया है, या ऐसे राजा की बात मानेंगे जो ईश्वर से आया है? बात सीधी सी है। इसलिए जब राजा को आपने बनाया है तो राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप क्या फैंटास्टिक विचारों से अपना दिया। उनका राजा की आज्ञा का पालन करो भाई, तुमने लोगों ने बनाया। लोकतंत्र के लोगों ने कहा देखो क्या बेवकूफ बना रहा है। अरे राजा हमने क्या बनाया? हॉब्स ने बनाया है। राजा तुमने ही बनाया है। एक तीर से उसने क्या क्या निशानी कर दी दोस्तों। यही काम मैकियावेली नहीं कर पाया था, उसके लिए करने की फुर्सत नहीं थी। मैकियावेली ने राजा की शक्तियों का समर्थन किया। मैकियावेली ऑल्सो स्पीक फॉर पावर पॉलिटिक्स एंड हॉब्स ऑल्सो स्पीकिंग फेवर पावर पॉलिटिक्स। दोनों शक्ति राजनीति के ही समर्थक है, लेकिन मैकियावेली कभी ये नहीं कह पाया कि राजा की शक्ति लोकतांत्रिक जैसे लगती है, ये उसने कर दिया। इसलिए भाई सीधी सी बात, राजा की शक्तियों को क्या इंस्टीट्यूशनल बेस उसने तैयार कर दिया। वो राजा जरूरी है, तो अगर राजा जरूरी है तो राजा को हटाएंगे तो जीवन खतरे में आ जाएगा, अराजकता फैलेगी। इसलिए शक्तिशाली राजा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्या सिद्धांत दिला है? अरे क्या दिमाग से उसने राजा की शक्तियों को बना दिया। ये इसको बहुत बड़ा पर्पस था। और आप क्या समझते हैं, उसका ही पर्पस हुआ था सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था, ये सब तो इमेजिनेशन था उसका, परिकल्पना। अगला क्या लिखा? पहला पॉइंट, हॉब्स पश्चिमी जगत का पहला विचारक है। हॉब्स इज
the first Western political thinker. हॉब्स पश्चिमी जगत का पहला विचारक है जिसने सामाजिक समझौते के माध्यम से राजा की शक्ति को वैधानिक बना दिया। He legalized the power of a king through social contract. सामाजिक समझौते के माध्यम से राजा की शक्तियों को वैधानिक बना दिया। क्योंकि राजा व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। Because king is the result of the contract among the people or contract among individuals. राजा व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है, इसलिए व्यक्तियों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। Therefore, individuals should obey the order of a state. Individuals should obey the order of a state. और सामाजिक समझौते के बाद राजा ही शक्ति का एक केंद्र होगा। The only center of power is a king. After social contract, सामाजिक समझौते के बाद सारी शक्तियां राजा में निहित होगी और राजा सब कुछ कर सकता है। किंग इज ऑल पावरफुल। राजा सब कुछ कर सकता है बशर्ते व्यक्ति के जीवन पर हमला नहीं करेगा। Even king will never try to destroy self-preservation. राजा कभी भी व्यक्ति के जीवन पर हमला नहीं करेगा। King will never try to destroy the self-preservation. इसका मतलब है प्राकृतिक अवस्था में जो चीजें नहीं थी सामाजिक समझौते के बाद सब बन गई। इसे कहा भी जाता है, पूरे हॉब्स के चिंतन को अगर हम सारांश निकल उसमें तीन ही बात निकल पाती है। कहा जाता है कि रीजन, पावर, रीजन आती है, पावर आता है, फियर आता है। तीन ही एलिमेंट उसका पूरा विचार घूमता है। इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिए। राजा की शक्तियों का के समर्थन के कारण ही उसके विचार को खतरनाक कहा गया। His ideas are very dangerous due to support of absolute king. राजा की शक्तियों के समर्थन के कारण ही उसके विचार को खतरनाक कहा गया। लेकिन उसके विचार भौतिकी और ज्यामिति पर आधारित हैं। But his ideas are based on physics and geometry. लेकिन उसके विचार भौतिकी और ज्यामिति पर आधारित हैं। इसलिए उसके विचारों को अस्वीकार करना कठिन है। Therefore, we can't reject the thought of Hobbes.
इसलिए उसके विचारों को अस्वीकार करना भी कठिन है। इसलिए आप देखेंगे क्लेरेंडन जैसा व्यक्ति था जो उसकी बड़ी आलोचना करता था, बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की। तो हॉब्स का पूरा विचार ही है। अब इसी कहने के तरीके हैं। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज मेयरली इमेजिनेशन। व्यक्ति का स्वभाव उसकी अपनी परिकल्पना है, वो ज्योमेट्री से उसने ले लिया। प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बड़ी आसानी से, आपस में लोगों ने समझौता किया, राज्य सरकार बना दिया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके द्वारा वो सिद्ध क्या करना चाहता था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे अब एक ही बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं कहूं कि हॉब्स के भी किसी स्कॉलर ने कमेंट करते हुए कहा कि इंटायर हॉब्सियन थॉट इज रिवॉल्व अराउंड 3 पॉइंट, फियर। उसके विचार में 3 ही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फियर है, रीजन है, तर्क है, और क्या है, पावर। अब अगर इसका विस्तार करने को आ जाए, देखिए हर छोटी चीज का विस्तार करने की आदत होनी चाहिए और हर विस्तार की चीज को संक्षेप में करने की आदत होनी चाहिए। यही है पढ़ने का ज्यादा प्रोफेशनल तरीका। फियर आप जानते हैं, हमने बता ही दिया, प्राकृतिक अवस्था में राज्य के निर्माण के बाद फियर ही है। रीजन, फिजिक्स, ज्योमेट्री, रीजन के अलावा कोई बात ही नहीं करता। धर्म, परंपरा, उस नैतिकता तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड रीजन। पावर, व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, इसे शक्ति को शक्ति से नियंत्रित किया जाए। Therefore there is need of a strong king, that is Leviathan। सारी बातें इसी इर्द घूमती है। That is the entire thought, हॉब्स, यही हॉब्स का पूरा विचार है। अब मैकियावेली से कंपेयर कर दें आपको कि मैकियावेली से जो हमने सीखा वो हॉब्स से क्या, यहां तक जो भी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो हमने ये बताया आपको? आगे बताएंगे, इसका उत्तर आगे देंगे हम। क्योंकि राजा की शक्तियों का समर्थन किया, वो राजा का समर्थक था। हाँ यही बात है। अब उसने कहा भी समझौता लोगों ने किया तो क्या समझौते को हटाने का अधिकार होना चाहिए? उसने देख लो, समझौता हटाओगे तो कहां चले जाओगे? यहां। इसे समझौते को हटाने का सीधा सा मतलब है कि मैं ये डस्टर लूं और अपने हाथ को पीटना शुरू करूं। इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए नए हॉब्स में राजा बदल दो, यही तो लोकतंत्र की बेकार की बेच में ना ना ना, सोचना भी मत। इसलिए हाँ ये आलोचना हो सकती है, वैसे राजा तो बना दिया और राजा को वापस करने का एक ही आधार है, वो है जान खतरे में हो। और वो भी उसने कहा कि वो ठीक वैसा करना है जैसे मैं अपने ही डस्टर से अपने हाथ को तोड़ दूं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? राजा को हटाने का मतलब क्या है? नदी में कूद जाना। राजकता जाइए, अराजकता जाएगी तो दैट इज माइट इज राइट। तो उसने ऑप्शन ही क्लोज कर दिया है। इसे हॉब्स के विचार में विरोध का विचार नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं, निरंकुश है, हो गया, हो है, नहीं गॉड, दुरुपयोग कर सकता है, जरूरी है। ये सब नहीं सोचना है, वो आगे सोचेंगे। आपका विचार लोकतंत्र से प्रभावित हो रहा है, इसलिए आप बार बार अपने हिसाब से हॉब्स का मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे 4 साल पहले इतने लोगों के साथ अकेला आदमी लड़ लिया, उसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। आप उसकी खामियां देख रहे हो, कमाल की बात है। मैकियावेली को तो देख रहे हैं। अगला जरा मैकियावेली कंपैरिजन कर लें, क्या क्या कहा उसने। अच्छा कंपैरिजन करने का टाइम तो रहा नहीं है, तो कल आप लॉक पढ़ के आइएगा और लास्ट में कंपैरिजन कर देंगे। सवाल हॉब्स का देख के आइएगा, इसके पीछे के जो सवाल आपको प्रॉब्लम होगी पढ़ के आइएगा, तो अभी कल कर देंगे।